साथ कि जावा पढ़ने के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। यानी क्या कुछ ऐसा है जो जावा पढ़ने से पहले बेसिक लेवल पे आपको आना चाहिए। घबराइएगा मत, बहुत ही बेसिक से प्री रिक्विजिट्स हैं अगर आप जावा बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं। अगर आप जावा फन के लिए सीख रहे हैं तो कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, लेकिन अगर आप सीरियसली जावा में करियर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत मैं मानता हूं प्रोग्रामिंग की आपको नॉलेज होगी। बताऊंगा मैं किस लेवल की। सेकंड पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा एक बेसिक सा रिव्यू प्रोग्रामिंग की नेसेसिटी के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों बनी, प्रोग्रामिंग क्यों करनी चाहिए, क्या कारण है कि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होती है। देन हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एंड दैट इज व्हाट इज जावा। आज का लेक्चर ध्यान से सुनिएगा, तो जब लेक्चर खत्म होगा तब आप इस बात को समझेंगे। 90% लोग जावा की डेफिनेशन या तो गलत और या तो अधूरी देते हैं। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, जब उनसे पूछा जाता है जावा क्या है, उनका एक ही आंसर होता है, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गौर करिए, जावा को सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहना जावा के पोटेंशियल को बहुत कम करने के बराबर है। जावा बहुत कुछ है, आज आपको पता चलेगा। आप सी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान सकते हैं, सी प्लस प्लस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान सकते हैं, पीएचपी को भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान सकते हैं। लेकिन जावा, पाइथन, ये सब जो हैं, ये लैंग्वेज से कहीं आगे की चीज है। ये अपने आप में पूरा पूरा प्लेटफॉर्म है, ये अपने आप में पूरी पूरी टेक्नोलॉजी है। वो आपको आज ही पता चलेगा। आज आप ये भी सीखेंगे हाउ अ लैंग्वेज इज डिफरेंट देन अ प्लेटफॉर्म, और हाउ अ लैंग्वेज इज डिफरेंट देन अ टेक्नोलॉजी। तो जावा सिर्फ सी सी प्लस प्लस जितनी एक साधारण सी लैंग्वेज नहीं है, बहुत कुछ है जावा के अंदर जो जावा को इतना ज्यादा पॉपुलर और आज भी दुनिया की टॉप 5 लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज बनाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। व्हाट अबाउट जावास्क्रिप्ट, टेक्नोलॉजी और अ लैंग्वेज? जावास्क्रिप्ट इज आल्सो अ टेक्नोलॉजी। जावास्क्रिप्ट भी अब अपने आप में प्लेटफॉर्म हो गई है जब से जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पे आने लगी है। जब तक जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट पे थी तब तक वो लैंग्वेज थी। जब जावास्क्रिप्ट सर्वर बेस्ड हो गई, जावास्क्रिप्ट पे नोड जेएस प्लेटफॉर्म मिलने लग गया, वो भी अपने आप में एक कंप्लीट टूल है, कंप्लीट सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, जिसमें आप ढेर सारी तरह की एप्लीकेशंस कर सकते हैं डेवलप। तो आज बात करेंगे अपन इस बारे में व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जो जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। आई मीन टू से, जैसे सी का नाम दिमाग में आता है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में पॉइंटर्स आते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सी लैंग्वेज। सी डबल प्लस का नाम दिमाग में आता है, सबसे पहले दिमाग में ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ऐसे अगर आपको जावा का नाम सुनने को मिले तो वो एक कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो जावा के बनाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन थी, तो वो प्रॉपर्टी है जावा की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। इसके बाद सबसे बड़ा मिथ हम सॉल्व करेंगे, जावा के पाइथन। आपके दिमाग में भी क्वेरी होगी, बहुत सारे लोगों के बीच में आपने इस कंपैरिजन को होते हुए देखा होगा। तो आज हम इस चीज को भी सीखेंगे, जावा और पाइथन का आपस में कंपटीशन, और आज जावा मार्केट में 2020 और 21 में मार्केट में जावा कहां स्टैंड करती है। ये सब हमारा टेक्निकल स्टफ होगा। फिर लेक्चर के एंड पे मैं आपसे थोड़ा सा नॉन टेक्निकल बातें करूंगा, लाइक कोर्स के कंटेंट्स क्या होंगे, बैच का शेड्यूल क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहला पॉइंट आता है जावा पढ़ने के प्री रेक्विजिट्स क्या हैं। क्या कुछ ऐसा है जो आपको आना चाहिए इससे पहले कि आप जावा की तरफ आए। नॉर्मली आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, जावा कैन बी योर फर्स्ट लैंग्वेज। बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन अगर आप सही मायनों में जावा के पोटेंशियल को समझना चाहते हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कम से कम आते हों। गौर करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि शुड बी एन एक्सपर्ट, बट कम से कम इतना हो कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई भी एक्स वाई जेड लैंग्वेज, जरूरी नहीं है वो लैंग्वेज सी हो, सी प्लस प्लस हो, कोई भी लैंग्वेज दुनिया की आप उठा लें, बस उसमें आप 2 नंबर ऐड करने जितना प्रोग्राम अगर बना सकते हैं, इतनी प्रोग्रामिंग आपने करी हुई है, तो यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम टू लर्न जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर आपने 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम सी में बनाया है तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि आप देखेंगे जावा का 75 टू 80% सिंटेक्स आपको सी सी प्लस प्लस से बोरो हुआ मिलेगा। जो चीजें आपने वहां देखी थी, सेम टू सेम आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आपका सी सी प्लस प्लस में थोड़ा सा भी बैकग्राउंड है तो यू विल बी वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी कंफर्टेबल वाइल लर्निंग जावा। नहीं है तो पैनिक मत कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उसका कवर अप मिल सकता है, आप उसका ब्रश अप ले सकते हैं, उन चीजों को आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि गौर करिएगा, जावा का पहला प्रोग्राम आने में अभी कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगेंगे।
इतनी सारी बातें जावा के बारे में हम लोगों के बीच में होने वाली हैं। सीधे मैं पहले दिन से कोडिंग स्टार्ट आपको नहीं कराऊंगा। आज का लेक्चर तो इन सारे पॉइंट्स को कवर करेगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जावा के और इंपॉर्टेंट फीचर्स। हम बात करेंगे जावा को कॉन्फ़िगर सिस्टम पे कैसे करते हैं, जावा अपने सिस्टम पे कैसे आप सेटअप करते हैं। ये सब करने में हमें 2-3 दिन लगेंगे। 2-3 दिन बाद हम हमारा पहला जावा का प्रोग्राम समझ रहे होंगे। तब तक आपके पास एम्पल टाइम है। आप बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आराम से कर सकते हैं ब्रश अप। मुझे कोई पॉइंटर नहीं चाहिए, कोई पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस जैसे इंपॉर्टेंट एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। मैं सिर्फ कह रहा हूं 2 नंबर ऐड करने जितना कोड अगर आप लिख लेते हैं तो यू कैन इजीली स्विच ओवर टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब मैं ये मान रहा हूं कि आप प्रोग्रामिंग में नोविस हो सकते हैं, लेकिन आप प्रोग्रामिंग में इलिटरेट नहीं है। आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक्स तो पता है। ऐसी स्थिति तो नहीं है कि कोई अगर पूछता है लैंग्वेजेस क्या होती हैं तो आप बोले हिंदी इंग्लिश। ये स्थिति तो नहीं है ना किसी की? जल्दी जल्दी बोलिए, है ना? अगर कोई पूछता है लैंग्वेजेस क्या होती है तो बता पाते हैं ना लैंग्वेजेस क्या होती है, लैंग्वेजेस के नाम क्या हैं, और किसी एक लैंग्वेज में आपने थोड़ा बहुत कोड करा होगा। बस आपने कभी शायद सीरियसली प्रोग्रामिंग नहीं करी होगी, इंटरेस्ट नहीं आया होगा, व्हाटएवर द केस में भी, उसके बेसिस पर आप आराम से जावा की तरफ आ सकते हैं। अरे आराम से विकास। सी प्लस प्लस का जो बैच चल रहा है बिल्कुल आइडियल टाइम है कि आप इस समय जावा पे स्विच करें। आपने उतना सी प्लस प्लस आराम से पढ़ लिया है, मोर देन इनफ है वो। मैं तो कह रहा हूं आराम से आप जावा पे स्विच कर सकते हैं। नो इश्यूज इन दैट। ठीक है, चलिए, तो ये तो थे जावा पढ़ने के प्री रिक्विजिट्स कि बस बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको पता होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन जावा सीखने के लिए आपसे नहीं है। ठीक, अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। लाइफ में आपने कभी ना कभी एक क्वेश्चन जरूर सुना होगा, एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्या है? तो आई थिंक सबने सुना है। जब से जिंदगी में प्रोग्रामिंग से आप कनेक्ट हुए हैं, जब से जिंदगी में प्रोग्रामिंग के बारे में सुनना शुरू करा है, आपने सुना होगा कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। हाँ या ना? जल्दी जल्दी जवाब देते चलिए, प्लीज इंटरैक्टिव रहिएगा। मेरे क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स दीजिएगा तो मुझे पता चलेगा बैच का फ्लो कैसे लेकर अपन को चलना है। तो 2-3 दिन में मैं बैच की पेस सेट कर पाऊंगा। राइट, तो कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरो। बहुत मुश्किल है कि हम कंप्यूटर से 0 और 1 में इंटरेक्ट करें। आप एग्री करते हैं? जल्दी बोलिए। एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, एज अ प्रोग्रामर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज में बात करें, और कंप्यूटर के लिए उससे ज्यादा मुश्किल होगा कि वो हमसे हिंदी या इंग्लिश में बात करे। तो आप मानते हैं कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जो मेरे और कंप्यूटर के बीच में एक तरह का इंटरेक्शन कराए, एक तरह का ब्रिज हो, एक तरह का पुल हो, जो हम इंसानों की बात को बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर्स तक ले जाए और कंप्यूटर से आने वाले रिस्पॉन्स को हमारे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाए। और आप सब जानते हैं ये रोल और कोई प्ले नहीं करता, ये रोल प्ले करती हैं दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आप एक सिंगल वर्ड में अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन करें तो आप इजीली कह सकते हैं एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसलेटर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके का ट्रांसलेटर है, एक तरीके का मीडियम है जो इंसानों और कंप्यूटर्स के बीच में परफॉर्म कराते हैं इंटरैक्शन, परफॉर्म कराते हैं इनके बीच का कम्युनिकेशन। दैट इज द रोल प्लेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब आपको शायद पता होगा दुनिया में 900 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। ये 900 में आपको आज से 6-7 महीने पहले की काउंटिंग बता रहा हूं। अब तो ये काउंटिंग काफी बढ़ गई होगी, यानी जितनी स्पोकन लैंग्वेजेस नहीं है दुनिया में, उससे ज्यादा आपको दुनिया में मिलेंगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद रखिएगा किसी ना किसी एम के साथ, किसी ना किसी आइडिया के साथ डिजाइन की जाती है। कोई भी लैंग्वेज जब बनती है तो उसको बनाने का एक रीजन होता है, एक ड्राइविंग फैक्टर होता है जिस कारण से उस लैंग्वेज को करा जाता है डिजाइन। ठीक है, हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और बात करते हैं 99% लोगों की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। मुझे लगता है आप में से भी बहुतों की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, राइट? हालांकि मैं 99% में नहीं हूं। मेरी फर्स्ट लैंग्वेज ये नहीं थी। मेरी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉक्स प्रो थी। जब मैंने प्रोग्रामिंग शुरू करी थी तो सी मेरी सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। लेकिन मैंने देखा 99% लोगों की लाइफ की जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? अब आप मुझे बताइए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने का क्या मेन कारण था? क्या सी दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? जल्दी बोलिए, क्या सी से प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई है? ना,
सी से प्रोग्रामिंग की शुरुआत नहीं हुई है। जहां तक प्रोग्रामिंग की शुरुआत का सवाल है, शुरुआत तो हुई है प्रोग्रामिंग की फोरट्रैन नाम की लैंग्वेज से। दुनिया की पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई है तो वो अपने आप में फोरट्रैन है। वेरी गुड। सी लैंग्वेज प्राइमरीली बनी थी कि आप उसके अंदर आसान तरीके से, सिंपल तरीके से डेवलप कर पाए ऑपरेटिंग सिस्टम। सी लैंग्वेज मेनली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए बनी थी। शायद आप जानते होंगे सी को बनाने का मेन कारण यह था कि उसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीडिजाइन करना था। जो यूनिक्स के क्रिएटर थे, शायद आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने यूनिक्स बनाया है, उनका नाम है मिस्टर केन थॉमसन। इनको यूनिक्स में बहुत सारी दिक्कतें जा रही थी, तो ये चाहते थे एक ऐसी लैंग्वेज आए जिसको यूज करके ये बहुत इजी वे में यूनिक्स के अंदर कुछ पावरफुल फीचर्स डाल पाए। आपको याद होगा यूनिक्स ओरिजिनली असेंबली लैंग्वेज में डिजाइन करा गया था। उसके बाद यूनिक्स की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मिस्टर केन थॉमसन ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करा। हालांकि सी इन्होंने नहीं बनाई, आप सबको पता होगा सी दुनिया के एक लेजेंडरी इंसान ने बनाई है, राइट, जिनका नाम है मिस्टर डेनिस रिची। राइट, अमेरिका का बहुत बड़ा सम्मान इनको मिला है, उसको बोलते हैं डॉक्टर डॉब्स अवार्ड। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है ना, ऐसे यूएसए में टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है, उसको बोलते हैं डॉक्टर डॉब्स अवार्ड। बहुत कम लोगों को यह अवार्ड मिला है और डेनिस रिची उन बहुत गिने चुने लोगों में से एक है। आज के भी आईटी के जितने दिग्गज है ना, उनको भी ये अवार्ड नहीं मिला है। राइट, सो सोचिए कितने लेजेंडरी पर्सन रहे होंगे मिस्टर डेनिस रिची, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन करा, जो आज बेस है दुनिया की ऑलमोस्ट हर टेक्नोलॉजी का, दुनिया की ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो जब मिस्टर डेनिस रिची ने बेल लैब्स में सी लैंग्वेज को डिजाइन करा, तो मिस्टर केन थॉमसन को सी लैंग्वेज इतनी पसंद आई, इतनी पावरफुल लगी कि उन्होंने अपना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिजाइन कर दिया। लेकिन आप सब जानते होंगे सी किस तरीके के प्रोग्रामिंग मॉडल को फॉलो करती है। तो आपने सुना होगा सी पीओपी मॉडल को फॉलो करती है। पीओपी का मतलब क्या होता है? पीओपी का मतलब होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है आप अपने प्रोग्राम को छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। इन छोटे-छोटे पार्ट्स को आप प्रोग्रामिंग की फॉर्मल इंग्लिश में नाम दिया करते हैं फंक्शंस। तो आपको कोई भी बड़ा टास्क अगर सी में करना है, तो सी बोलती है उसके फंक्शंस बना लीजिए। हर फंक्शन को एक यूनिक एम दीजिए, एक यूनिक काम दीजिए और वो काम उस फंक्शन के थ्रू आप करवाइए। उदाहरण के तौर पे अगर आपको कैलकुलेटर बनाना है सी में, तो कैलकुलेटर में ऐड का फंक्शन, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन, इनपुट लेने का फंक्शन, आउटपुट करने का फंक्शन, सबके आप अलग-अलग फंक्शंस बना लें, सी प्रोग्रामिंग कहती है, और फिर आप अपने प्रोग्राम में इन सभी फंक्शनों को जरूरत के मुताबिक कॉल कर लें। यह सी का मेन आइडिया होता है प्रोग्राम डिजाइनिंग के पीछे। अगर आप लोगों ने सी करी है तो आपने सारी बातें सुनी होंगी। सुनी है कि नहीं सुनी है? सुना है, सब कहानी सुनी हुई है आपने सी में, राइट? अब सी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सी रियलिस्टिक लैंग्वेज नहीं है। रियलिस्टिक नहीं है मतलब, रियलिस्टिक नहीं है मतलब सी लैंग्वेज से आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जब बनाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है उस लैंग्वेज में किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को कोड करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई गेम डिजाइन करना है, इमेजिन करिए। अब अगर आपको कोई गेम डिजाइन करना है तो गेम में फंक्शंस नहीं होते हैं, गेम में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। गेम को जो प्ले कर रहा होगा उसमें जितनी भी आपको इमेजेस दिख रही होंगी, दे ऑल आर नथिंग बट दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। और सी आप जानते हैं ऑब्जेक्ट्स नाम के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती है। तो सी के इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए सी लैंग्वेज को इनहेरिट कर कर बेल लैब्स में ही एक लैंग्वेज डेवलप की गई, जिस लैंग्वेज का नाम रखा गया सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सी का एक्सटेंशन थी। किसने बनाई सी प्लस प्लस लैंग्वेज? मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप ने बनाई ये लैंग्वेज। और मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप की ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हुई, कब बनी थी? बनी थी 1979 में। इतनी पॉपुलर हुई कि दुनिया की दो टॉप कंपनीज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत रेस्पेक्ट के साथ उनका नाम लिया जाता है, उनमें से एक का नाम है द कंपनी कॉल्ड एडोब। नाम सुना है आपने? एडोब कंपनी का नाम सुना है? एडोब पेज मेकर, एडोब फ्लैश, एडोब एक्रोबैट, एडोब फोटोशॉप, ये सारी चीजें, ये सारे सॉफ्टवेयर एडोब कंपनी के हैं। एडोब कंपनी और अगली कंपनी तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, खूब यूज करते हैं हम लोग इसके प्रोडक्ट। द नेम ऑफ द कंपनी इज माइक्रोसॉफ्ट। इन दोनों कंपनीज के मैक्सिमम प्रोडक्ट
डेवलप करेगा यूजिंग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कह रहे हैं जिन्होंने C++ डिजाइन करी है। कभी आपके पास फुर्सत हो, टाइम हो, तो आप मिस्टर स्ट्रोस्ट्रप के खुद की वेबसाइट पे जाइएगा। वेबसाइट का नाम है strostrap.com। यहाँ जाइए तो यहाँ आपको पूरी लिस्ट मिलेगी उन सारे सॉफ्टवेयर्स की जो C++ लैंग्वेज के अंदर करे गए हैं डेवलप। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, पबजी नाम सुना है आपने? पबजी नाम सुना होगा, खूब खेला होगा आपने। पबजी का जो बेस सॉफ्टवेयर है, जो बेस कोड लिखा गया है, वो भी C++ लैंग्वेज में लिखा गया है। पबजी का जो मोबाइल वाला ऐप है, वो लिखा गया है जावा में। तो पबजी की मोबाइल ऐप इज अ प्रोडक्ट ऑफ जावा, बट पबजी का जो बेस है, जिसे बोलते हैं गेम इंजन, वो गेमिंग इंजन डेवलप करा गया यूजिंग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पबजी का जो वेब इंटरफेस है, वो डेवलप करा गया यूजिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इससे आपको पता चलता है आज की टेक्नोलॉजी में कौन-कौन सी लैंग्वेजेस पॉपुलर हैं, कौन-कौन सी लैंग्वेजेस एक बड़े सॉफ्टवेयर के पीछे इन्वॉल्व होती हैं। इस तरह से C++ एक काफी पॉपुलर लैंग्वेज बनी। बहुत सारा गेम डेवलपमेंट आज C++ के अंदर करा जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज भी मार्केट में आपको C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलप हुए हुए मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जब इतना सब था तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों डिजाइन की गई? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बनाने के पीछे का कारण क्या है? तो जावा क्यों बनी, सब कुछ स्लाइड में लिखा है। मैं स्लाइड पढ़ाकर आपको बोर ना करते हुए सीधे व्हाइट बोर्ड पे आपसे अब इंटरेक्ट करूंगा। ठीक है, डोंट बॉदर, मैं जो कुछ भी लिखूंगा सब कुछ स्लाइड के अंदर एज इट इज अवेलेबल है, और सारी स्लाइड्स आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाएंगी। तो आप सिर्फ ध्यान से सुनना, कुछ जरूरी लगे तो आप भले ही उसे नोट कर लेना, बट ज्यादा नोट्स बनाने की टेंशन में मत आइएगा। नोट सारे आपको अवेलेबल होंगे, बस सुनना और खूब सारे आप डाउट्स पूछना। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी सी की प्रोग्रामिंग के स्टेप्स याद दिला रहा हूं, जो एक्चुअल कारण बने जावा लैंग्वेज के बनने का। तो मुझे जितने भी स्टूडेंट्स इस समय इस सेशन में हैं, मुझे बताइए, जब आप सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, आपने जरूर सुना होगा, आप इस प्रोग्राम को सोर्स कोड का नाम देते हैं। बोलते हैं ना आप लोग, जब भी हम दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, हम बोलते हैं इट इज अ सोर्स कोड। फाइन। इमेजिन करिए आपने सी में 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाया। तो आई होप आपको याद होगा, आप इस प्रोग्राम का कुछ नाम देंगे और एक्सटेंशन देंगे आप इसका डॉट सी। तो मैंने ऐड डॉट सी नाम का सी में एक प्रोग्राम लिखा। अब हम सबको पता है ये जो प्रोग्राम है, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। इस प्रोग्राम को तब तक आप कंप्यूटर पे रन नहीं कर सकते जब तक ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट ना हो जाए। और आप सब जानते होंगे, किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम उस लैंग्वेज के अंदर बैठा हुआ एक सॉफ्टवेयर करता है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है कंपाइलर। है ना? तो आपको पता होगा सी का एक कंपाइलर होता है जो सी के प्रोग्राम को कंपाइल करता है, और कंपाइल करने के बाद इस प्रोग्राम का आपके लिए जनरेट कर देता है वो कोड जिसे अपन लोग बहुत पहले से बोलते आते हैं मशीन कोड। है ना? और फिर हम सी पढ़ते वक्त ये सुनते हैं कि ये मशीन कोड डायरेक्ट जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ये मशीन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, यही अपन लोगों ने नॉर्मली सी पढ़ते वक्त सुना होता है कि एक बेसिक सी लाइफ साइकिल यही होती है। प्रोग्रामर कोड लिखता है, कंपाइलर उसे बाइनरी में या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और मशीन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाकर रन हो जाता है। फाइन। अब इससे पहले कि मैं इस कहानी का ड्रॉबैक आपको बताऊं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे ये सुनना और ये समझना कि कंप्यूटर साइंस में ये मशीन का मतलब क्या होता है। जब मैं ये बात क्लासरूम में स्टूडेंट से पूछता हूं, मशीन का मतलब क्या होता है, तो अधिकतर स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं, सर मशीन का मतलब कंप्यूटर, मशीन का मतलब वो डिवाइस जिस डिवाइस से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं। बिल्कुल गलत है। 100% गलत जवाब है ये। मशीन का मतलब दुनिया में कभी भी कंप्यूटर नहीं होता है, कम से कम प्रोग्रामर के लिए। किसी प्रोग्रामर के लिए मशीन शब्द का मतलब वो एनवायरनमेंट होता है जिस एनवायरनमेंट में आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। दोबारा सुनिए, मशीन शब्द का मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वो एनवायरनमेंट होता है जिस एनवायरनमेंट में आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके प्रोग्राम के रन होने में हार्ड डिस्क का कोई रोल नहीं होता। आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कीबोर्ड, माउस इनका कोई रोल नहीं होता। आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से एक का नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम,
और दूसरे का नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए तो दुनिया में एक वर्ड बनता है और वो वर्ड अपने आप में कहलाता है मशीन। गौर करिएगा, इस मशीन के दो और नाम होते हैं। इसी मशीन को हम लोग कंप्यूटर साइंस में बुलाते हैं प्लेटफॉर्म, और इसी मशीन को हम लोग कंप्यूटर साइंस में बुलाते हैं एनवायरनमेंट। रिमेंबर दिस, जब तक ये बात समझ नहीं आएगी आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा कि जावा क्यों बनाई गई। तो गौर से सुनिएगा, द वर्ड मशीन in the world of computer science is a combination of two things. What are these two things? इनमें से नंबर वन है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, जो प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने का काम करता है, और प्रोग्राम के एक एक इंस्ट्रक्शन को चलाना जिम्मेदारी होती है आपके कंप्यूटर के ब्रेन की। एंड वी ऑल नो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, अब सुनिए इससे इंपॉर्टेंट एक और जरूरी बात। अपन ये मानकर चलते हैं कि जब हम मशीन कोड की बात कर रहे हैं तो मशीन कोड का मतलब होता है द कोड ऑफ जीरोस एंड वंस। बिल्कुल सही है, मशीन कोड का मतलब होता है द कोड ऑफ जीरोस एंड वंस। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, जो सी सी प्लस प्लस पढ़ते वक्त ना स्टूडेंट समझता है ना लोग बताते हैं, क्योंकि वहां ये जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन यहां है, आज पहले ही दिन आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा। क्या? कि दुनिया में जब भी कोई कंपाइलर मशीन कोड जनरेट करता है, बाइनरी कोड जनरेट करता है, वो मशीन कोड, वो बाइनरी कोड सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए नहीं होता है। आई रिपीट, दुनिया में जब भी कोई कंपाइलर मशीन कोड जनरेट करता है, बाइनरी कोड जनरेट करता है, वो मशीन कोड, वो बाइनरी कोड दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म्स या एनवायरनमेंट या ओएस और सीपीयू कॉम्बिनेशन के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दुनिया के हर प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म मतलब, फटाफट टाइप करिए जरा चैट विंडो में, प्लेटफॉर्म मतलब ओएस प्लस सीपीयू। अगर आपको लग रहा है सर ओएस मतलब आपका क्या है, तो ओएस मतलब मेरा दुनिया के 3 पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, एक विंडोज, एक लिनक्स और एक मैक। और अगर आपको लग रहा है सर सीपीयू का मतलब क्या है, तो मैं बता दूं सीपीयू भी 2 आर्किटेक्चर में आते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, एक 32 बिट का आर्किटेक्चर होता है और एक 64 बिट का आर्किटेक्चर होता है। मैं इस बारे में भी आपसे आगे बात करूंगा। ये भी सवाल बहुत परेशान करता है बिगनर्स को, ये होता क्या है 32 बिट और 64 बिट, इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग पूरी प्रोग्रामिंग कैरियर में कभी इसका मतलब ही नहीं बता पाते हैं, जबकि अच्छी खासी लैंग्वेजेस उन्होंने पढ़ी होती हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। 30 क्या है, 64 बिट क्या है, ये सब मैं आपको आगे क्लैरिफाई करूंगा। अभी के लिए बस इतना सुन लीजिए, जैसे 2 तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 वेराइटीज हैं, ऐसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की 2 वेराइटीज हैं। एक 32 बिट आर्किटेक्चर के सीपीयूज आते हैं और एक 64 बिट आर्किटेक्चर के सीपीयूज आते हैं। अगर आपको लग रहा है इनमें अंतर क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में बता दूं। 32 बिट आर्किटेक्चर का सीपीयू एक बार में 32 बिट रैम से उठाता है, एक बार में 32 बिट्स उठाता है। और जो 64 बिट का सीपीयू होगा वो एक बार में 64 बिट इंस्ट्रक्शंस उठाएगा। यानी जो 32 बिट का सीपीयू है वो एक बार में कितनी बाइट प्रोसेस करेगा? वो एक बार में 4 बाइट प्रोसेस करेगा। और जो 64 बिट का सीपीयू है वो एक बार में 8 बाइट्स प्रोसेस करेगा। तो आप मानते हैं 64 बिट वाला जो सीपीयू है उसका आर्किटेक्चर 32 बिट से ज्यादा एडवांस्ड होगा? आप मानते हैं उसकी स्पीड 32 बिट से ज्यादा फास्ट होगी? और इस कारण से उस सीपीयू में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं कंपेयर टू 32 बिट सीपीयू। ये इनका बेसिक डिफरेंस होता है, और भी हैं डिफरेंसेस, लेकिन सबसे पहला डिफरेंस जो है कि एक बार में सीपीयू कितनी बिट्स कंप्यूटर की मेमोरी से उठाकर प्रोसेस करता है, ये हम बोलते हैं वो इतने बिट का है। तो अगर कोई कंप्यूटर 32 बिट का सीपीयू यूज कर रहा है तो वो कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को रन करते वक्त एक बार में सिर्फ 32 बिट यानी 4 बाइट ही प्रोसेस कर पाएगा। और अगर वो 64 बिट है तो वो एक बार में प्रोसेस कर पाएगा 8 बाइट। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग हैं, ये तो आप जानते ही हैं, आप सबने यूज करा होगा, देखा होगा। विंडोज का जो यूआई होता है वो लिनक्स और मैक के यूआई से बिल्कुल डिफरेंट होता है। विंडोज एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक लिनक्स बिल्कुल अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अलग होने के कारण ध्यान देना, इन सब का मशीन कोड का जो पैटर्न होता है, मशीन कोड का जो तरीका होता है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो क्या विंडोज को 0 1 समझ में आता है? हाँ आता है। क्या मैक को 0 1 समझ में आता है? उसे भी आता है। क्या लिनक्स को 0 1 समझ में आता है? उसे भी आता है। लेकिन जो मैक, विंडोज और लिनक्स का 0 और 1 समझने का पैटर्न है, वो पैटर्न अलग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात में भी कंफ्यूज होते हैं, सर ये पैटर्न का मतलब क्या है?
पैटर्न का मतलब है जिस ढंग से 0 और 1 जनरेट करे जाते हैं। जैसे आप नोटिस करिए दुनिया के कितने सारी कंट्रीज हैं जहां इंग्लिश बोली जाती है। अमेरिका में भी इंग्लिश बोलते हैं, लंदन में भी इंग्लिश बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश बोलते हैं, इंडिया में भी इंग्लिश बोलते हैं। सब जगह इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पे यूज होती है। बट आप मानते हैं इंग्लिश बोलने का जो तरीका होता है, जैसे आप बोलते हैं एक्सेंट, लहजा, तरीका, स्टाइल, वो कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। एक अमेरिकन जब कोई वर्ड बोलेगा और एक ऑस्ट्रेलियन जब उसी वर्ड को प्रोनाउंस करेगा, उन दोनों के एक्सेंट में डिफरेंस आएगा। आपको यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, इस तरीके की चीज को आप एक्सप्लोर करिए। द एक्सेंट इन विच एन अमेरिकन स्पीक्स अ वर्ड इन इंग्लिश एंड द एक्सेंट इन विच एन ऑस्ट्रेलियन स्पीक्स द सेम वर्ड, दे आर डिफरेंट। मानते हैं? तो क्या इंग्लिश बदल गई? जल्दी बोलिए, क्या इंग्लिश बदल गई? नहीं, इंग्लिश वहां भी सेम है, बट बोलने का तरीका बदल गया। सिर्फ बोलने का ही तरीका नहीं बदला, आप थोड़ा सा अगर डीपली सोचें तो इंग्लिश में वर्ड की स्पेलिंग भी बदल जाती है ना। इंग्लिश में वर्ड की स्पेलिंग भी बदल जाती है ना। कलर की स्पेलिंग हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है COLOUR। आपने मैंने हमारे स्कूल में पढ़ा है कलर माने COLOUR। और आप कभी प्रोग्रामिंग में देखिए, हर लैंग्वेज में कलर की स्पेलिंग COLOR आपको मिलेगी। हर लैंग्वेज की जगह जो कलर आएगा वो COLOR की तरफ से आपको मिलेगा। तो दोनों ही स्पेलिंग्स अपने आप में वैलिड हैं। बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर्स के साथ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ होता है। जो विंडोज का 0 और 1 पढ़ने का एक्सेंट है, यो मान लीजिए आप, वो लिनक्स और मैक से अलग होता है। हालांकि हम इसे एक्सेंट नहीं बोलते, हम इसे क्या बोलते हैं वो भी आप सुनिए। हम इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। जो विंडोज का 0 और 1 का इंस्ट्रक्शन सेट है, वो मैक के 0 और 1 इंस्ट्रक्शन सेट से अलग होगा, और मैक का 0 और 1 लिनक्स के 0 और 1 इंस्ट्रक्शन सेट से अलग होगा। ये बात समझ आई? आया समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? राइट। आप सुनिए ध्यान से, आ जाइए वापस अपने डायग्राम पे। यस यस योगेश, 4 बाइट लेने पर उसे 2 बार मेमोरी साइकिल्स रिपीट करनी पड़ती हैं एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, अगर वो इंस्ट्रक्शन 4 बाइट से ज्यादा का है। जबकि जो 64 बिट का सीपीयू वो एक ही बार में पूरे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर लेगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, और भी टेक्निकल बातें हैं जो अपन करेंगे आगे। अब आ जाइए वापस आप अपने मेन डायग्राम पे। अब इमेजिन करिए आपने जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम टर्बो कंपाइलर पे कंपाइल करा। सभी ने टर्बो का नाम सुना है? जल्दी बोलिए, सुना है? दुनिया का एक बहुत पॉपुलर, बहुत पुराना कंपाइलर, बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। मैं भी अपने बैचेस में इनिशियली इस पे काम कराता हूं। तो टर्बो कंपाइलर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज। अब जब टर्बो कंपाइलर आपके प्रोग्राम का मशीन कोड जनरेट करता है, सुनिएगा गौर से, तो टर्बो कंपाइलर जो मशीन कोड प्रोड्यूस करता है, वो मशीन कोड, ध्यान दीजिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे टारगेटेड होता है। कौन से ओएस पे टारगेटेड होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे टारगेटेड होता है। आपको लगेगा सर विंडोज पे टारगेटेड होता है का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि टर्बो कंपाइलर द्वारा कंपाइल करा गया मशीन कोड आप अगर किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेकर जाएंगे, लेट से आप इसको मैक पे लेकर जा रहे हैं, तो टर्बो कंपाइलर का ये मशीन कोड मैक के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होगा। या मैक छोड़िए, मैक तो दूर की बात, अपन ले लेते हैं सबसे पॉपुलर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। अगर आप टर्बो कंपाइलर का मशीन कोड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी इंस्टॉल करेंगे, तो गौर करिए ये इंस्टॉल तक लिनक्स मशीन के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि लिनक्स को ये मशीन कोड समझ में नहीं आएगा। ये कौन सा मशीन कोड? ये वो मशीन कोड जो टर्बो कंपाइलर ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जनरेट करा है। यहां भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेरी रहती है, सर मैं लिनक्स पे अपना प्रोग्राम रन ही क्यों करूंगा? मेरे पास तो विंडोज है, तो मैं तो विंडोज पे प्रोग्राम बनाऊंगा। तो आप सोचिए, आप अभी स्टूडेंट हैं, आने वाले दिनों में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे। आपको क्या लगता है सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं? जल्दी बताइए। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर खुद के लिए प्रोग्राम बनाता है, अपनी लाइफ उसको आसान करनी है सॉफ्टवेयर बनाकर। व्हाट्सएप वालों ने अपने लिए व्हाट्सएप बनाया है? नहीं। कोई भी सॉफ्टवेयर कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करता है, अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करता है। और आप बताइए, क्या आप ये गारंटी ले रहे हैं कि अगर आपके पास विंडोज है तो दुनिया में जितने कस्टमर्स होंगे आपके, सब विंडोज यूज कर रहे होंगे? हर बंदे के पास उसके कंप्यूटर में या लैपटॉप में विंडोज डला होगा? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके कस्टमर्स यूएसए बेस्ड हैं, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां यूएसए के लोग ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हैं, या जिनकी क्लाइंट्स यूएसए की कंपनीज हैं, तो आप शायद जानते होंगे जितना इंडिया में विंडोज पॉपुलर है, उससे कहीं गुना ज्यादा स्टेट्स वगैरह में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर है।
तो अब आप नोटिस करिए, जब आपने अपना प्रोग्राम टर्बो कंपाइलर पे कंपाइल करा, तो क्या आपका ये मशीन कोड लिनक्स पे या आपका ये मशीन कोड मैक पे एग्जीक्यूट हो पाएगा? आप क्या किसी बंदे को ये कोड दे पाएंगे ये कहते हुए कि लो, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, तुम अपने कंप्यूटर पे इसको चला के देखो? इम्पॉसिबल। चलाना तो दूर की बात, मैंने कहा लिनक्स और मैक इसे इंस्टॉल तक नहीं होने देंगे। क्यों? ये मशीन कोड नहीं है क्या जो टर्बो कंपाइलर ने जनरेट करा है? लेकिन ये मशीन कोड लिनक्स के लिए, हिंदी में जो कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, वो लिनक्स के लिए है। लिनक्स को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये जो मशीन कोड लिनक्स जो विंडोज के लिए जनरेट हुआ है, वो लिनक्स कैसे पढ़ लेगा, लिनक्स कैसे उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। अब आपके पास क्या सॉल्यूशन है? अब आपके पास एज अ डेवलपर ये सॉल्यूशन है कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम को आप दोबारा लिखें, दूसरी बार राइट करें, सेम सोर्स कोड दोबारा लिखें विथ सम चेंजेस। दोबारा लिखने के बाद फिर क्या करें? फिर आप इसे उस कंपाइलर पे कंपाइल करें जो लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए लिखा गया है। एंड आई थिंक सी पढ़ी है तो सुना जरूर होगा आपने। उस कंपाइलर का नाम है जीसीसी कंपाइलर। जीसीसी कंपाइलर फिर आपको प्रोड्यूस करके देगा एक मशीन कोड। ये मशीन कोड कहां रन होगा? ये सिर्फ और सिर्फ रन होगा लिनक्स के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होगा। फिर मैक वाले के लिए क्या करोगे आप? मैक वाले के लिए फिर आप अपने प्रोग्राम को तीसरी बार डिजाइन करोगे, फिर अपने प्रोग्राम का तीसरा वर्जन बनाओगे, फिर उसे कंपाइल करोगे उस कंपाइलर से जो मैक के लिए लिखा गया है। मैक के कंपाइलर का नाम होता है सीलैंग और एलएलवीएम। जो लोग मैक यूज करते हैं, उनके एक्स कोड आईडी के अंदर, मैक के आईडी का नाम एक्स कोड होता है। आईडी होता है बेटा वो एक्स कोड, मुनीब। एक्स कोड आईडीई का नाम है, कंपाइलर का नाम नहीं है एक्स कोड। मैक के आईडीई का नाम है एक्स कोड, और एक्स कोड के अंदर जो कंपाइलर है उसका नाम है सी लैंग या एलएलवीएम। ये कंपाइलर मैक के लिए जनरेट करेगा मशीन कोड, तब जाकर मैक के ऊपर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब मुझे बताइए, दुनिया में इन तीन के अलावा कोई चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फटाफट बोलिए। दुनिया में इन तीन के अलावा कोई चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? है? अगर आप जानते हो तो जिस कंपनी की लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, जावा, जावा किसने बनाई थी? अगर आपने सुना हो तो जावा ओरिजिनली बनी थी सन माइक्रोसिस्टम की तरफ से। इन सन माइक्रोसिस्टम वालों का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप जानते हो या ना जानते हो तो इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है सोलेरिस। तो अगर किसी के पास सोलेरिस ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, तो आप सोचिए आपके तीनों ही कोड सोलेरिस पे फेल हो जाएंगे, वो नहीं रन हो पाएंगे सोलेरिस पे, क्योंकि सोलेरिस अपने आप में एक बहुत बहुत अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है एज कंपेयर टू विंडोज, मैक एंड लिनक्स। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको कोई कस्टमर सोलेरिस ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया, तो आपको अपने सोर्स कोड को लिखना पड़ेगा चौथी बार। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलिए, आया समझ में? इसीलिए मैं जब आपको सी पढ़ाता था, जब मैं सी में आपसे इंटरैक्ट करता था, मैं आपको बहुत बार एक बात बोलता था। आज शायद आपको वो बात ढंग से समझ में आ रही होगी कि सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये बात हम लोगों ने कितनी ही बार क्लासरूम में एक दूसरे के साथ डिस्कस की है। सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। एक बार फिर मुझे बताइए, प्लेटफॉर्म का मतलब समझ में आया आपको? प्लेटफॉर्म का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू का कॉम्बिनेशन। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म। और जब आप सी में कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं, आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपका ये कोड दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी चल जाएगा। इनफैक्ट आप तो ये भी सोचिए, एक और मैं आपको सी में ड्रॉबैक दिखाता हूं। देखिए क्या ड्रॉबैक है, ये भी सोचिए। ये जो कोड आपने लिखा है टर्बो कंपाइलर पे, सेम टू सेम आप एज इट इज इसे जीसीसी पे ले जाके कंपाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सी के बेसिक्स पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, हेडर फाइल के नाम बदल जाएंगे। आपने यहां यूज करी होगी conio.h। जीसीसी में conio.h का सपोर्ट नहीं होता है। अलग से ऐड करो वो अलग बात है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जीसीसी conio नहीं देता है। इसी तरह से टर्बो में आपने सुना होगा, इंटीजर 2 बाइट की स्पेस लेते हैं। जीसीसी में वही इंटीजर हो जाते हैं 4 बाइट के। बिहेवियर बदल जाता है डेटा टाइप्स का, फंक्शंस के नाम बदल जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं पूरा प्रोग्राम 360 डिग्री पे बदल जाएगा, लेकिन 20 to 30% स्टेटमेंट्स कोड में आपको बदलने पड़ेंगे जब आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को एक कंपाइलर से सी में शिफ्ट करेंगे दूसरे कंपाइलर पे। तो ऐसा भी नहीं है कि कॉपी पेस्ट करा तो कोड आपका जीसीसी और मैक दोनों के लिए चल गया। आपको उस कोड को एडिट करना पड़ेगा, हेडर फाइल्स सुधारनी पड़ेंगी, स्टेटमेंट्स अपने हिसाब से बदलने पड़ेंगे, क्योंकि हर वो लाइन सेम टू सेम जो टर्बो पे लिखी है वो जीसीसी और सी लैंग पे चले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अच्छे से आप सीख के जाइए,
क्यों कहते हैं दैट C++ लैंग्वेजेस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस? ये बात समझ आई? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। ये बात समझ आई? ठीक। अब आती है जावा। ठीक है, जावा कब बनी? जावा के डेवलपमेंट की शुरुआत 1991 में हो गई थी। 1991 से जावा बनना स्टार्ट हो गई थी, राइट? बनकर तैयार कब हुई तो सब मैं आपको अगले लेक्चर में डिटेल दूंगा, अभी शॉर्ट में सुन लीजिए। बनकर तैयार हुई 1996 में। 1991 से पहले क्या था? 1991 से पहले जावा बनाने वाली कंपनी भी C++ में ही अपने सॉफ्टवेयर बनाती थी, और वो इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे थे कि उन्हें जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता था, उन्हें उसके मल्टीपल वर्जन लिखने पड़ते थे। एक वर्जन लिखना पड़ता था विंडोज के लिए, एक वर्जन लिखना पड़ता था लिनक्स के लिए, एक वर्जन अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखना पड़ता था, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम उन्होंने रखा हुआ था सोलारिस। तो इस डेवलपमेंट टीम को ऐसा लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए, कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि डेवलपर को प्रोग्राम लिखना पड़े एक बार, लिसन केयरफुली, डेवलपर को प्रोग्राम लिखना पड़े एक बार, कंपाइल भी करना पड़े एक बार, लेकिन उसका एक बार लिखा गया कोड, एक बार कंपाइल करा गया कोड दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए, दुनिया के किसी भी कंप्यूटर के ऊपर रन हो जाए। और इस कारण से आपने सुना होगा जावा इस एम से बनाई गई कि जावा C++ के कंपैरिजन में बिल्कुल ऑपोजिट मॉडल पे बेस्ड है। जहां ये लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं, वहां जावा क्या बन गई है? जावा बन गई है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले आप इस शब्द का मतलब समझिए। बहुत से लोग इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। क्या होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एज अ डेवलपर आपके पास अगर विंडोज है और आप जावा का प्रोग्राम विंडोज पे कंपाइल करते हैं, तो वो जो कंपाइल्ड कोड आएगा, वो कंपाइल्ड कोड आप दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक हो। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सर ये तो सी में भी हो रहा है। नहीं हो रहा है सी में। सी में गौर करिए, ये कंपाइल्ड कोड है, मशीन कोड। ये मशीन कोड लिनक्स पे नहीं ले जा पा रहे हैं आप। सी में इसके करने के लिए आपको दोबारा प्रोग्राम लिखना पड़ रहा है, दोबारा उसे कंपाइल करना पड़ रहा है, फिर आपको आपके प्रोग्राम का मिल रहा है कंपाइल्ड कोड जो लिनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर रन होगा। बट एज अ जावा डेवलपर आप कोड कितनी बार लिखेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए, आप कोड कितनी बार लिखेंगे? एक बार। कितनी बार कंपाइल करेंगे? एक बार। लेकिन वो एक बार लिखा गया कोड दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल होगा, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी सीपीयू। यानी जावा को किस बात का फर्क नहीं पड़ता? जावा को जरा फर्क नहीं पड़ता आपका हार्डवेयर कैसा है, जावा को जरा फर्क नहीं पड़ता आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। अगर आपने जावा में कोई एप्लीकेशन डेवलप करी है, थ्रू आउट द वर्ल्ड आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जावा के उस प्रोग्राम को कर सकते हैं एग्जीक्यूट। आ रही है बात समझ? समझ आया? दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो आप सोचिए जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, प्रोग्रामर की मेहनत बची कि नहीं बची? प्रोग्रामर की मेहनत बची कि नहीं बची? उसे अपने प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना है। दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसका ये पर्टिकुलर प्रोग्राम दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा। अब आप सोचिए पबजी जावा में क्यों बनाया, समझ आया आपको? पबजी को जावा में क्यों डिजाइन करा गया है? गेम्स जावा में क्यों बनते हैं? क्योंकि गेम्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन होते हैं। तो गेम का डेवलपर नहीं चाहता है कि वो अपने गेम के 10 वर्जन निकाले, वो चाहेगा वर्जन एक हो, और वो एक वर्जन 10 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए। यही सेंट्रल आइडिया था जावा के बनने के पीछे। अब क्योंकि आपको भी प्रोग्रामिंग पता है, आप टेक्निकल वर्ड्स में सोचें तो आपके दिमाग में भी एक सवाल आएगा कि सर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो कैसे पाई? क्या जावा को प्रॉब्लम नहीं आई कि ऑपरेटिंग सिस्टम बदलेगा तो इंस्ट्रक्शन सेट बदल जाएगा? तो जावा की टीम ने ऐसा क्या करा कि जावा के प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गए? वो तो सी भी कर सकती थी, बट सी को क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिली, और जावा ने प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर दी? तो सुनिए जावा ने क्या मैजिक करा, जावा ने क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा, और कैसे इस कॉन्सेप्ट से जावा अपने आप को कर पाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ध्यान दीजिएगा, जावा की स्टोरी कुछ ऐसे चलती है। आपने जावा में मान लीजिए सोर्स कोड डिजाइन करा। एवरीवन प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, राइट? 2 नंबर ऐड करने का आपने जावा में प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम का नाम आपने रखा एड डॉट जावा। जावा में भी जब आप प्रोग्राम लिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको अपने प्रोग्राम को करना पड़ेगा कंपाइल। कौन कंपाइल करेगा आपके प्रोग्राम को? आपके प्रोग्राम को जावा कंपाइलर कंपाइल करेगा। तो पहली चीज तो आप नोटिस करिए,
या टर्बो कंपाइलर, जीसीसी कंपाइलर करके कंपाइलर के अलग अलग नाम नहीं है, यहाँ एक ही कंपाइलर है और उसका नाम क्या है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, उसका नाम है जावा कंपाइलर। देयर इज नथिंग कॉल्ड टर्बो और जीसीसी और other kinds of compiler. There is only one compiler of Java, and that compiler is called Java compiler. Okay, what will Java compiler do? Java compiler आपका सोर्स कोड उठाएगा और आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा। लेकिन जावा का कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कभी भी कन्वर्ट नहीं करता है इनटू मशीन कोड। जावा का कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कभी भी कन्वर्ट नहीं करता है इनटू मशीन कोड। फिर सवाल आता है, तो क्या जावा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को ऐसे ही छोड़ देता है बिना कंपाइल करे? नहीं, जावा का कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करता है लेकिन मशीन कोड जनरेट नहीं करता। देन द क्वेश्चन अराइजेस, फिर क्या जनरेट करता है? जावा का कंपाइलर जो जनरेट करता है उसे मशीन कोड ना बुलाकर बहुत स्पेशल नाम मिला है इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, और उसका नाम होता है BYTE, बाइट कोड। अब आएगा दिमाग में आपके डाउट, अगर आप पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं, सर ये बाइट कोड क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो बाइट कोड है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में नहीं आता, ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता है, ना ये हम इंसानों के समझ में आता है। इसका मतलब आज से हम ये बोलना स्टार्ट कर दें, दुनिया में कितनी तरह के कोड? तो दुनिया में 3 तरह के कोड। एक कहलाते हैं सोर्स कोड। किसको समझ में आता है सोर्स कोड? ह्यूमंस को समझ में आता है, इंसानों को समझ में आता है। तो जो आप कोड लिखते हैं दे आर सोर्स कोड। एक कहलाता है मशीन कोड। मशीन कोड किसको समझ में आता है? मशीन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आता है, प्लेटफॉर्म को समझ में आता है। और इनके बीच का एक और कोड होता है जो इंटरमीडिएट कोड होता है। इस इंटरमीडिएट कोड को क्या बोलते हैं? इस इंटरमीडिएट कोड को बोलते हैं बाइट कोड। इसको इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं? इसको इंटरमीडिएट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना तो ये ह्यूमंस के लिए है और ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। आई रिपीट, इसको इंटरमीडिएट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना तो ये ह्यूमंस के लिए है और ना ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। फिर दिमाग में आपके डाउट आएगा कि सर अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में नहीं आता है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इसे चलाएगा कैसे? जब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं है बाइट कोड में क्या लिखा है तो वो इसे रन कैसे करेगा? विंडोज इसे चलाएगी कैसे? तो यहां एंट्री होती है जावा के एक और इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की, जिस इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का नाम जावा की वोकैबुलरी में रखा गया है एक्रोनिम के तौर पे JVM। जिस सॉफ्टवेयर का नाम जावा में एक्रोनिम के तौर पे रखा गया है JVM। JVM का फुल फॉर्म क्या होता है? JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। क्या मतलब होता है इसका? वो मैं आपको 10 मिनट बाद बताऊंगा। इस पूरी वोकैबुलरी का मतलब। अभी सुन लीजिए आप JVM करता क्या है। सबसे पहले JVM क्या है? JVM एक सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब जब हम अपने कंप्यूटर में जावा डालते हैं तो हमें कंप्यूटर में 2 सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं डालने को। यस, जब आप आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल करते हैं तो आपको 2 सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। दोनों अलग-अलग डालने पड़ते हैं? नहीं, आप डालते एक ही सॉफ्टवेयर है, साथ में उसके दूसरा सॉफ्टवेयर भी आता है। वो जो एक सॉफ्टवेयर है मेन, वो है आपका कंपाइलर, और वो अपने साथ किसे लेकर आता है? वो अपने साथ लेकर आता है JVM नाम के एक सॉफ्टवेयर को। अच्छा, फिर JVM क्या करता है? JVM आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लेयर बनकर बैठ जाता है। क्या बनकर बैठ जाता है? एक लेयर बनकर बैठ जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप गाड़ी चलाते वक्त अपने सर पे हेलमेट लगा लेते हैं, तो जैसे आपके हेड के ऊपर हेलमेट आ जाता है, ऐसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिस लेयर का नाम होता है JVM। ठीक है, फिर JVM क्या करता है? JVM जावा कंपाइलर के इस बाइट कोड को पढ़ता है। इस बाइट कोड के अंदर लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को गौर करिएगा। बाइट कोड भी अपने आप में एक लैंग्वेज है, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए नहीं है, पर उस लैंग्वेज को JVM समझता है। तो JVM बाइट कोड का एक एक इंस्ट्रक्शन उठाता है, वन बाय वन, ध्यान दीजिएगा, और अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इस इंस्ट्रक्शन को कर देता है कन्वर्ट। एक बार जरा फिर से बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में क्या आता है? अब भी मैंने एक और वर्ड बोला था मशीन कोड के अलावा, इंस्ट्रक्शन सेट। ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता है इंस्ट्रक्शन सेट। तो JVM क्या करता है? JVM बाइट कोड को उठाता है, बाइट कोड के हर इंस्ट्रक्शन को विंडोज के इंस्ट्रक्शन सेट के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है, अगर मैं मान लूं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। ठीक है, तो एक बार फिर सुनिए। जावा में आपने अपना प्रोग्राम लिखा,
जावा में आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल करा तो क्या बना? मशीन कोड। जल्दी जल्दी बोलिए, यस और नो? नहीं, जावा कभी मशीन कोड नहीं बनाती। जावा का 36 का आंकड़ा है मशीन कोड से, याद रखिएगा। जावा की दुनिया में मशीन कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर जावा क्या बनाती है? जावा बनाती है बाइट कोड। फाइन, फिर क्या होता है? ये बाइट कोड एग्जैक्टली बाइनरी कोड नहीं होता है, ये मिक्सचर होता है ह्यूमन और मशीन कोड का, मतलब सोर्स कोड और मशीन कोड का कुछ मिक्स होता है ये। जेवीएम इस बाइट कोड को उठाता है, इस बाइट कोड के एक एक इंस्ट्रक्शन को लेता है और ये देखते हुए कि अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसके हिसाब से इसको कर देता है कन्वर्ट। आपको लगेगा तो सर इससे हमारा प्रोग्राम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कैसे होगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हो गया? बिल्कुल होगा, ध्यान से सोचिए कैसे होगा। अब इमेजिन करिए आपके कस्टमर के पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सपोज करिए आपका कस्टमर लिनक्स यूज कर रहा है। आपको सिर्फ अपने कस्टमर को यह बोलना है कि उसे अपने कंप्यूटर पे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? उसे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा जेवीएम। क्या इस जेवीएम के चार्जेस लगते हैं? इस जेवीएम का कोई चार्ज नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फिर क्या होगा? फिर आपका विंडोज के कंपाइलर के थ्रू जनरेट करा गया बाइट कोड जब जाएगा लिनक्स पे, तो लिनक्स का जो जेवीएम है वो इस बाइट कोड को पढ़ेगा और बताइए किसके हिसाब से कन्वर्ट कर देगा? जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, किसके हिसाब से? वेरी गुड, वो इसे कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू लिनक्स। और सोचिए अगर कोई तीसरा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मैक, यही जे बाइट कोड अगर मैक पे जाता है, बस वहां पर अवेलेबल कौन होना चाहिए? वहां पर अवेलेबल होना चाहिए जेवीएम। वहां का जेवीएम क्या करेगा? वहां का जेवीएम इस बाइट कोड को उठाएगा और किसके हिसाब से कन्वर्ट कर देगा? कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू मैक। तो आप बताइए आपको एज अ डेवलपर प्रोग्राम कितनी बार लिखना पड़ा? फटाफट बोलिए, आपको एज अ डेवलपर प्रोग्राम एक बार लिखना पड़ा। आपको एज अ डेवलपर प्रोग्राम कितनी बार कंपाइल करना पड़ा? सिर्फ एक बार कंपाइल करना पड़ा। बाकी काम जेवीएम ने ले लिया। आपके कंपाइल्ड कोड को अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम जेवीएम करता है कन्वर्ट। इसलिए अपन मानते हैं जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। आ रहा हूं मैं, बिल्कुल आ रहा हूं इसी बात पे नीलेश, ठीक है? आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, गौर करिए। मैंने कहा जावा का जो कंपाइलर है वो बनाता है बाइट कोड। क्या बाइट कोड हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग बनता होगा कि सेम बनता होगा? ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन एवरीवन। जावा का कंपाइलर जो बाइट कोड बनाएगा वो हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम होगा कि अलग होगा? परफेक्ट आंसर, सेम होगा। सेम होगा, लेकिन उस बाइट कोड को जब जेवीएम कन्वर्ट करेगा तो हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग करेगा? जल्दी बोलिए, करेगा। इसलिए जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग लिखा गया है। देर इज अ डिफरेंट जेवीएम फॉर विंडोज, there is a different JVM for Linux, there is a different JVM for Mac. Are you able to understand this point? जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग लिखा गया है, राइट? विंडोज का जेवीएम डिफरेंट है, लिनक्स का जेवीएम डिफरेंट है, मैक का जेवीएम डिफरेंट है। बट व्हाट अबाउट जावा कंपाइलर? जावा कंपाइलर सबके लिए अलग नहीं है। देयर इज ओनली वन जावा कंपाइलर, क्योंकि जावा कंपाइलर जनरेट जो करता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है और क्या कहलाता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। वो कोड अपने आप में कहलाता है बाइट कोड। आई बात समझ में? आप समझ पाए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हुई? समझे आप? राइट। और इसीलिए जावा की मैं आपको पंच लाइन बताता हूं। अगर कोई बोलेगा ना जावा की पंच लाइन क्या है, तो जावा की पंच लाइन है वोरा। वोरा का फुल फॉर्म क्या होता है? वोरा का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रन एनीवेयर। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम वोरा। राइट वंस रन एनीवेयर। ठीक है, राइट वंस का मतलब क्या है? आप एज अ डेवलपर प्रोग्राम बनाएंगे एक बार, कंपाइल करेंगे एक बार, लेकिन आप उसे रन अनगिनत बार करिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करिए, बस एक शर्त है। बताइए क्या? उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होना चाहिए जावा वर्चुअल मशीन। तो आप कह सकते हैं सर ये तो जावा का ड्रॉबैक हुआ। यस, ये जावा का ड्रॉबैक हुआ। ये जावा का ड्रॉबैक कह सकते हैं आप कि जावा को किसी भी कंप्यूटर पे अगर चलाना है तो एक सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चलाया जा सकता, और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है जेवीएम। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं ये सॉफ्टवेयर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कस्टमर के कंप्यूटर पे डाउनलोड करवा सकते हैं, उसका ऐसे कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? हुआ क्लियर? दैट इज वाई वी से जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपसे क्या कहा था? आपने अगर गौर से सुना हो कि जावा को सिर्फ एक लैंग्वेज कहना
जावा के पोटेंशियल को बहुत कम करने के बराबर है। अपन जावा की इंसल्ट कर रहे हैं अगर अपन कह रहे हैं कि जावा इज अ लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज से कहीं आगे है। आप देखिए कैसे कह रहा हूं मैं। इसको समझने के लिए आप जेवीएम के फुल फॉर्म को समझिए। सबसे पहले वर्ड आ रहा है जावा। आई डोंट थिंक मुझे समझाने की जरूरत है, ये सॉफ्टवेयर जावा के लिए लिखा गया है, इसलिए इसमें वर्ड आ रहा है जावा। आप तो मुझे इन दो वर्ड्स का मतलब बताइए। सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्चुअल। जल्दी बोलिए। इंग्लिश में वर्चुअल शब्द का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। वर्चुअल शब्द का मतलब होता है नॉट रियल। कह सकता हूं ना मैं, इमेजिनरी, राइट। और मशीन का मतलब आपने आज ही समझा। क्या समझा आपने? आपने आज ही समझा। इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म। इसका मतलब आप नोटिस करिए, जेवीएम अपने आप में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मतलब जेवीएम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन जेवीएम काम ऐसे करता है जैसे वो अपने आप में एक पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहने का मेरा मतलब, जो सर्विसेज सी के प्रोग्राम को ओएस देता है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, जो सर्विसेज सी के प्रोग्राम को ओएस प्रोवाइड करता है, एग्जैक्टली वही सर्विसेज जावा के प्रोग्राम को कौन प्रोवाइड करता है? वही सर्विसेज जावा के प्रोग्राम को जेवीएम प्रोवाइड करता है। अगर आपको लग रहा है सर सर्विसेज मतलब क्या है, मैं बताता हूं सर्विसेज मतलब क्या है। सी में याद करिए, आपके प्रोग्राम में मेन होता है ना मेन। आपका प्रोग्राम मेन से आप लिखते हो ना, मेन से शुरू होता है रन होना। आपने कई बार सी में कहा होगा कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करता है। बोलिए, कहा है आपने? जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करता है। ये सर्विस की बात मैं कर रहा हूं। यानी आपके प्रोग्राम को रन करने का जो पहला कॉल है, वो सी में आपको मिलता है फ्रॉम ओएस, और ओएस कॉल करता है आपके मेन फंक्शन को। ऐसे ही मुझे बताइए, आप सी में वेरिएबल्स बनाते हैं? जल्दी बोलिए, आप सी में वेरिएबल बनाते हैं? बनाते हैं। उन्हें मेमोरी में जगह कौन देता है? उन्हें मेमोरी में जगह ओएस देता है। ये मत बोलिएगा कंपाइलर देता है। कंपाइलर डिसाइड करता है कितनी जगह मिलेगी, लेकिन रैम कंपाइलर के अंडर में नहीं है। रैम किसके अंडर में है? रैम ओएस के अंडर में है। तो ओएस डिसाइड करता है वेरिएबल मेमोरी में कौन से एड्रेस पे जाकर लोकेट होगा, कौन से एड्रेस पे जाकर क्रिएट होगा। तो वेरिएबल को जगह देना, मेन को कॉल करना, प्रोग्राम को लोड करना, मेमोरी को क्लीन अप करना, डिस्ट्रॉय करना, ये सब कौन करता है? ये सब ओएस करता है सी के लिए। और बताइए जरा, जावा में इन सबको करने का जिम्मेदार कौन है? जावा में इन सबको करने का जिम्मेदार जेवीएम है। अब सोचिए, ध्यान से सोचिए, इसका मतलब जावा का प्रोग्राम विदाउट जेवीएम रन होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलें। जावा का प्रोग्राम विदाउट जेवीएम रन होगा कि नहीं होगा? किसी हालत में नहीं होगा। इसका मतलब जावा सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है ना, जावा एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। और वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उस प्लेटफॉर्म का नाम जेवीएम है। जिस प्लेटफॉर्म के बिना आपका जावा कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। इसका मतलब जावा आपके प्रोग्राम को रन भी करती है। यस, जावा आपके प्रोग्राम को रन भी करती है। जबकि आप सी के बेसिक्स याद कीजिए, आपने कभी नहीं सुना होगा कि सी आपके प्रोग्राम को रन करे। सी का कंपाइलर सिर्फ आपके प्रोग्राम को कंपाइल करके छोड़ देता है। रन कौन करता है? रन करने की इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर होती है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जावा बहुत दूर तक आपका साथ देती है। जावा सिर्फ आपका साथ कंपाइलर के लिए नहीं, जावा आपका साथ रनिंग के दौरान भी देती है। और रन करता कौन है? रन करता है जेवीएम। एग्जैक्टली बोलूं तो जेवीएम का एक पार्ट, सुनिएगा वो कौन है? जेवीएम के उस पार्ट का नाम क्या है? जेवीएम के उस पार्ट का नाम है इंटरप्रेटर। क्योंकि आपने ध्यान से मेरे वर्ड सुने हो, तो मैंने क्या कहा था? जेवीएम बाइट कोड की एक एक लाइन को उठाता है और उसे अंडरलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से कन्वर्ट करता है। ये एक एक लाइन उठाकर कन्वर्ट करना, ये किसकी आदत होती है? ये कंपाइलर की आदत नहीं होती है, ये आदत होती है इंटरप्रेटर की। तो इसका मतलब जावा में दो ट्रांसलेटर्स हुए। जल्दी बोलिए। यस, जावा में दो ट्रांसलेटर्स हुए, राइट। पहला ट्रांसलेटर कंपाइलर हुआ। कंपाइलर जेवीएम के अंदर है कि जेवीएम के बाहर है? कंपाइलर जेवीएम के बाहर है, वो जेवीएम के अंदर नहीं है, वो बाहर बैठा है और आपके सोर्स कोड को करता है कंपाइल, और किस में कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में। इंटरप्रेटर कहां बैठा है? इंटरप्रेटर बैठा है जेवीएम के अंदर। क्या करता है जेवीएम का इंटरप्रेटर? आपके द्वारा कंपाइल्ड बाइट कोड की एक एक लाइन को पिक करता है, कन्वर्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, और ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए भेज देता है। दैट इज द रोल ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। सो विदाउट जेवीएम आप अपने कोड को कभी भी नहीं कर सकते हैं एग्जीक्यूट। आई पूरी स्टोरी समझ में? पूरी कहानी क्लियर हुई?
राइट? तो आप मुझे बताइए जावा के 2 ड्रॉबैक्स क्या हैं? फटाफट बताइए जावा के 2 ड्रॉबैक्स क्या हैं? नंबर 1 जावा जेवीएम डिपेंडेंट है, हाँ या ना? जावा जेवीएम डिपेंडेंट है, ये एक ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक जावा की स्पीड सी से कम होगी। जल्दी बोलिए। जावा के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड सी से कम होगी, 100% होगी, क्योंकि सी में प्रोग्राम एक बार में कन्वर्ट हो जाता है। जावा का प्रोग्राम कन्वर्ट होने में 2 कन्वर्जन प्रोसेस लेता है। पहले सोर्स कोड से बाइट कोड और फिर बाइट सॉरी, फिर बाइट कोड से अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन इंस्ट्रक्शन सेट। दैट इज व्हाई जावा स्लो है, जावा जेवीएम डिपेंडेंट है, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा डिपेंड नहीं करती, जावा डिपेंड करती है सिर्फ जेवीएम की प्रेजेंस पे। अरे संयम सिक्योरिटी में तो जावा नंबर 1 है। मैं नहीं कह रहा हूं 100% सिक्योर है, लेकिन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे सिक्योर कौन? बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे सिक्योर कौन? यूनिक्स या लिनक्स, इन्हीं का नाम लिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो सबसे सिक्योर्ड लैंग्वेज है, वो सबसे सिक्योर्ड लैंग्वेज है अपने आप में जावा। ठीक है, अच्छी खासी। और आप पढ़ोगे आगे जावा सिक्योर्ड कैसे, क्या करती है जावा, कि हम कहते हैं कि जावा एक सिक्योर्ड लैंग्वेज है, वो आपको सामने आएगा आगे थ्योरी में पूरा। अभी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे, आपको ये समझ के जाना है। ये समझ में आया? नहीं नीलेश, जावा 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, 1% इम्प्योर है। बट वो 1% इम्प्योरिटी हम इग्नोर कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक, जावा में एड्रेस नहीं प्रिंट कर सकते, नहीं कर सकते। जावा में एड्रेस आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। अगर आपने सी पढ़ी है तो आपने सी में ये ऑपरेटर पढ़ा है, एड्रेस ऑफ, पढ़ा है? जावा में ये होता ही नहीं है, जावा में ऑपरेटर ही नहीं होता है। सिक्योरिटी का पहला प्रूफ तो यही है कि जावा ने प्रोग्रामर को रोक दिया है कि प्रोग्रामर डायरेक्टली एड्रेस से इंटरैक्ट करे, नहीं कर सकता। नहीं, एंड्रॉइड में जेवीएम नहीं होता है विकास, एंड्रॉइड में डीवीएम होता है। एंड्रॉइड के अंदर डीवीएम अवेलेबल होता है। डीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? डीवीएम का फुल फॉर्म होता है डाल्विक वर्चुअल मशीन। ये भी बिल्कुल जेवीएम जैसा ही सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए लिखा गया है। सो वी डोंट हैव अ जेवीएम फॉर एंड्रॉइड, बट वी डू हैव अ डीवीएम फॉर एंड्रॉइड। समझ आया? बात क्लियर हुई? यस, इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है बाइट कोड को मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में। ओके मुनीब, इंटरप्रेटर बाइट कोड लेता है और उसे मशीन इंस्ट्रक्शन सेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस मैं आपको एक बेटर डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, बिल्कुल पाइथन जैसी ही है। पाइथन आपने पढ़ी होगी तो आपने सारी बातें वहां पर सुनी होंगी। तो आप मुझे बताइए, आपको ये पहली लाइन का मतलब समझ आया कि नहीं आया? फटाफट जवाब दीजिएगा। ये क्लियर हुआ? कहना है इससे जावा इज अ टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट ओनली अ लैंग्वेज। अगर जावा सिर्फ लैंग्वेज होती तो रन करने में जावा का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जावा का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में भी है, और वो कंट्रीब्यूशन देता है जावा वर्चुअल मशीन। इसलिए जावा को सिर्फ लैंग्वेज कहना गलत होगा। आया समझ? कम से कम इंटरव्यू में तो ये मत बोलिएगा कि जावा इज अ लैंग्वेज। ट्राई सेइंग जावा इज अ टेक्नोलॉजी और जावा इज अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? चलूं आगे, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस क्या है, वो आपने समझ लिया। टेक्नोलॉजी क्या है, आपने ये भी समझ लिया। अब एक बार फिर से इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। ठीक, प्लेटफॉर्म का मतलब मैंने कहा वो एनवायरनमेंट जहां आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, और बहुत सिंपल वर्ड्स में वो होता है अपने आप में ओएस और सीपीयू का कॉम्बिनेशन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट, और द प्लेस वेयर योर कोड एग्जीक्यूट्स। फाइन। विंडोज, लिनक्स, ये सब अपने आप में प्लेटफॉर्म है। विंडोज प्लस इंटेल या उबंटू प्लस एएमडी, दे ऑल आर प्लेटफॉर्म्स इन देमसेल्फ। अब एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दें। इस समय आपके कंप्यूटर पे, आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ लैपटॉप्स हैं। ये मान लीजिए जितने भी आपको रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, ये सब लैपटॉप्स हैं। क्या आप बता सकते हैं इस समय कितनी फिजिकल कंप्यूटर्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं? जल्दी बोलिए, इस समय आपके स्क्रीन पे कितने फिजिकल कंप्यूटर्स आ रहे हैं? जल्दी बोलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप फिजिकल कंप्यूटर्स की बात करें, फिजिकल कंप्यूटर बेटा, फिजिकल कंप्यूटर मतलब हर मशीन को आप एक कंप्यूटर मानिए, हर मशीन को एक कंप्यूटर मानिए।
तो आपके स्क्रीन पे इस समय 12 फिजिकल मशीन्स आ रही हैं। ओके, अब बताइए आपके स्क्रीन पे कितने प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं? जल्दी बताइए, आपके स्क्रीन पे कितने प्लेटफॉर्म आ रहे हैं? आपके स्क्रीन पे 4 प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। 4 कैसे आ रहे हैं? गौर से देखिए, विंडोज़ 32 बिट एक प्लेटफॉर्म है, राइट? मैक दूसरा प्लेटफॉर्म है, लिनक्स तीसरा प्लेटफॉर्म है और गौर करिए विंडोज़ 64 बिट चौथा प्लेटफॉर्म है। तो कंप्यूटर अभी भी 12 है, लेकिन प्लेटफॉर्म कितने हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लेटफॉर्म कितने हैं? प्लेटफॉर्म इस स्क्रीन पे इस इमेज में आपके सामने सिर्फ 4 हैं। बाकी सारे प्लेटफॉर्म एक दूसरे के जैसे हैं क्योंकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है। आई बात समझ? क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आप सी में सोर्स कोड लिखते हैं, आपका सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर बनाता है मशीन कोड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड होता है। अगर ये कंपाइलर हम मान लें टर्बो कंपाइलर है, तो इसका मशीन कोड विंडोज पे चलेगा, लेकिन इसका मशीन कोड किसी हालत में लिनक्स या मैक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं चलेगा। ये बात भी समझ आई सबको? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? वेरी गुड। जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ध्यान से देखिए जावा ने क्या कहानी अप्लाई करी हुई है। जावा में जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आपके प्रोग्राम के सोर्स कोड को जावा का कंपाइलर करता है कंपाइल। किस में कन्वर्ट करता है? कन्वर्ट करता है इनटू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज बाइट कोड। ये बाइट कोड दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो जाता है। बस बताइए वहां चाहिए क्या? जल्दी जल्दी बोलिए। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चाहिए। व्हाट इज दैट सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज? दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज JVM, which stands for Java Virtual Machine। जावा वर्चुअल मशीन की प्रेजेंस के कारण एज अ डेवलपर आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है सिर्फ एक बार, आपको कंपाइल करना पड़ता है सिर्फ एक बार। अब आपके लिए एक छोटा सा क्विज, जब आप दीजिए फटाफट इन 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? व्हाट डज JVM डू? A B C D, which one is correct? Very good. Correct is third. Converts bytecode according to underlying machine's instruction set. Okay. Second, Java compiler for every platform is different. हर प्लेटफॉर्म के लिए एक डिफरेंट जावा कंपाइलर लिखा गया है। Absolutely false. Java compiler for every platform is same. Only JVM for every platform is different. समझ आया? ये था जावा की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ का आपके साथ डिस्कशन। आई होप क्लियर हो गया होगा पूरा। समझ आया? राइट? अगले लेक्चर में फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा जावा कहां। अच्छा चलिए एक क्विज और, इसको सॉल्व करिए। JVM फॉर एवरी प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट और नॉट? यस, there is a different JVM for Windows, there is a different JVM for Linux, there is a different JVM for Mac, राइट? जबकि जावा का कंपाइलर सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है, अब जावा कहां स्टैंड करती है मार्केट में, पाइथन के साथ इसका कंपटीशन कैसा चल रहा है, ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। राइट, स्लाइड में आपसे शेयर कर दूंगा। प्ले स्टोर से कौन सा कोड डाउनलोड होता है? APK कोड डाउनलोड होता है विकास। जब आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो .apk फाइल डाउनलोड होती है। जब आप मोबाइल ऐप में कोई कोड लिखते हैं तो .apk फाइल जनरेट होती है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को ये टाइम सूट हो रहा है या ये टाइम चेंज करना है?